देखिए कोफिशिएंट को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, x की घात 4 का गुणांक इसके प्रसार में क्या है। कोफिशिएंट निकालना हमने आपको बताया है, डायरेक्ट ट्रिक से काम करेंगे। क्या करेंगे कोफिशिएंट निकालने के लिए, r इक्वल टू तुरंत निकालना है। सबसे पहले x की पावर न्यूमरेटर में होगी तो इस 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 माइनस जिसका कोफिशिएंट बोल रहा है उसकी पावर को माइनस किया जाएगा 4, और डिवाइड में ये ऊपर x की पावर हो, इसकी पावर नीचे होनी चाहिए, इन दोनों पावर का समेशन करेंगे। यानी इन दोनों का समेशन क्या होगा, 1 में 2 ऐड करोगे 3, तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो r इक्वल टू कितना होगा, 10 में -4 करोगे 6 डिवाइड में 2 यानी कितना होगा, सॉरी 3 तो 2 हो जाएगा, 6/3 यानी 2। तो ये आपका कौन सा टर्म है जो x की पावर 4 कंटेन कर रहा है, थर्ड टर्म। समझ रहे हो, टर्म वो थर्ड है, एक ज्यादा होता है ना हमेशा भाई, r+1 टर्म होता है ये, तो r1 2 रखोगे तो थर्ड टर्म होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर क्या होगा, कोफिशिएंट का आंसर क्या होगा, c के नीचे ये जो r आ रहा है इसको लिखेंगे, जो पावर है उसको ऊपर लिखेंगे, दूसरे में ये लिखेंगे 1 रख देंगे x की जगह 1/2, और इन दोनों का डिफरेंस होगा 10 में 2 8, फिर x की जगह 1 रखेंगे -3, और जितना c के नीचे लिखा है उतनी पावर लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 1 × 2, 2 टर्म होंगे ऊपर, 10 × 9, और इधर हो जाएगा 1/2 की पावर 8 हो जाएगा 256, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहां से 2 से कट होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब यहां पर 256 तो क्लियर है, ऑप्शन में आना चाहिए, 256 सभी ऑप्शन के डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये आपका 1, ये कितना होगा 45, 45 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 9 चौको 36, और 4 40। कोई ऑप्शन है पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस के कारण माइनस आ सकता है, लेकिन वो ऑड पावर नहीं, इवन है तो वही माइनस समाप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी पार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ट्रिक क्या बताई है, कोफिशिएंट निकालने की ट्रिक क्या बताई है बेटा। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसका इस x की पावर जो पहला टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है जिस x की पावर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों पावर का समेशन करना है, और यहां से r की वैल्यू c के नीचे लिख दीजिए, ये पावर को ऊपर लिखिए, दूसरे नंबर पे इसको लिखो, लेकिन कोफिशिएंट निकालना है तो x की जगह 1 रख दीजिए। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा, इसमें x की जगह 1 रखेंगे तो -3 होगा, और उसकी पावर हमेशा जो c के नीचे लिखा, यानी दूसरे की पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है, और थर्ड वाले की जो पावर जितना c के नीचे वही होगा। इसको कैलकुलेशन किया जाए, कभी कभी ऑप्शन ऐसे ही दिया हो सकता है ऑप्शन ऐसा भी लिखा हो, कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, पता चला ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो कोफिशिएंट पूछ रहा है x की पावर 4, ऑप्शन हमारा बी पार्ट होगा। आइए और क्वेश्चन पर बात करेंगे। अभी हम आपको कोफिशिएंट में मतलब कांस्टेंट टर्म निकालना भी सिखाएंगे। कांस्टेंट टर्म कैसे निकाला जाता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब इंडिपेंडेंट टर्म, तो उसके लिए भी तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म निकालना है। देखो बेटा क्या करना है आपको, इसमें इसको मल्टीप्लाई, जैसे अगर मैंने कहा इसमें कांस्टेंट टर्म बताइए क्या होगा। देखो बेटा r का अगर वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है, नेगेटिव आ रही है, दो बातों का ध्यान रखो, या तो नेगेटिव आ रही है, फ्रैक्शनल आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ उसके एक्सपेंशन में वो टर्म प्रेजेंट नहीं है, यानी अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर मैं इसी में बोलूंगा कांस्टेंट, भाई आप ये बताइए अगर मैंने कहा x+3 का होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंशन करोगे तो इसका स्क्वायर होगा x² + 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 2 3 6 × x, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो ये 6x हो रहा है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा ये है, इसी को हम इंडिपेंडेंट ऑफ x भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र पद भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इंडिपेंडेंट टर्म होगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 7, तो यहां पर अगर बात, सॉरी होल स्क्वायर, यहां पर अगर बात करेंगे x की पावर 4, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर तो आप जानते हो x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 9x² प्लस इसका तीनों को मल्टीप्लाई करो 6x, यानी 6x³। यहां पर कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जब x की पावर डिनोमिनेटर में होगी तो इन दोनों को ऐड कर देना। सर अगर डिनोमिनेटर में नहीं, मान लीजिए ऐसा लिखा है, तो क्या करेंगे, इनको घटा देना। बात वही है, देखो x की पावर ये है
वास्तव में ये 3 ये जो लिखा हुआ है x की पावर ऊपर माइनस, तो एक्चुअल में वास्तव में इस पावर में इसके माइनस हो रहा है, तो देखो प्लस हो रहा है। यानी अगर डिनोमिनेटर ये ऊपर है ये नीचे है तो आपको जोड़ देना है, और अगर क्या है, अगर ये ध्यान रखना, अगर ये डिनोमिनेटर ऊपर है ये नीचे है तो इन दोनों को ऐड कर दिया करो, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया करो। और अगर इसके सामने है x की पावर तो माइनस कर दिया करो, जैसे इसमें है तो माइनस करेंगे। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म निकालना है तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या होगा बताइए। तो प्रेजेंट कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10, और सर वो एक्चुअल में वास्तव में जो कांस्टेंट टर्म होता है ये क्या है, जिसमें x ना वो ही कांस्टेंट टर्म है। वास्तव में कांस्टेंट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 1, और इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 0। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होता है बेटा, हम कांस्टेंट टर्म को क्या नाम दे सकते हैं, कांस्टेंट टर्म कभी भी बोल रहा है या इंडिपेंडेंट टर्म बोला जा रहा है तो हम ये एक प्रकार से कह सकते हैं वो हमें कोफिशिएंट वाला ही सवाल है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। एक प्रकार से यही तो हुआ, जैसे मैंने किसी सवाल में लिखा x की पावर 7 को कोफिशिएंट निकालो, सर समझ में आता है, सर कांस्टेंट नहीं आता। तो आज के बाद ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो यहां पर क्या करेंगे आप, 10 में 1 माइनस करोगे 10, और माइनस जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा है उसकी पावर को माइनस करोगे डिनोमिनेटर में, दोनों का समेशन 3, यानी आपका आंसर 10/3, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। यानी इससे क्लियर हो गया, इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म 11 होंगे, उन 11 में एक भी टर्म हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, यानी इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म अवेलेबल नहीं है, इसके एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो सर फिर आंसर क्या होगा, आंसर लिखा जाएगा 0। 0 इसलिए कि हम भाई हर ये 0 हो गया तो कांस्टेंट टर्म हमारा 0 होगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये हो गया। तो अब आपके एक काम क्या करो, 0 ना माइनस क्या करो, बार बार इस चीज को डिटेल में ना एक्सप्लेन करें। अब आप एक काम करना, जब भी कांस्टेंट टर्म निकालना होगा तो आप क्या करना बेटा, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना 10, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और बस, और डिवाइड में इन दोनों का जोड़ यानी 3। बस इधर ही से देख लीजिए, अगर r की वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है तो अवेलेबल नहीं है, यानी उसका आंसर 0 माना जाएगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, केवल कांस्टेंट के लिए खास बात है, जैसे देखो ये है x की पावर p प्लस 1/x की पावर q, ये लिखा हुआ देखिए ये होगा, केवल कांस्टेंट के लिए है। और मान लीजिए हमने कह दिया n, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होगा, क्या लिखोगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे np, और डिवाइड में इन दोनों का समीशन p प्लस q, कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं, ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया। और एक बड़ी गजब की बात है कि आपका ऊपर तो ये नीचे, लेकिन कांस्टेंट टर्म के लिए ध्यान रखना, अगर ये नीचे है और ये ऊपर है तो भी उसको, भाई होता क्या है, अगर ऐसे दिया तो आप इसको पता चला ये दिया है मैंने, पता चला ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बोला कांस्टेंट टर्म, अब आप पता चला इसको ऊपर ला रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है ये बात सही है, पहला टर्म में x की पावर न्यूमरेटर में, यानी x का टर्म जो है न्यूमरेटर में होना चाहिए, सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर ऐसे है तो भाई आप ऐसा करोगे, इसको ऊपर ले आओगे इसको, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं, किसमें, कांस्टेंट टर्म में। कांस्टेंट टर्म में इंडिपेंडेंट, देखो आप देखो मैंने ऐसे किया, देखो तब भी r की वैल्यू उतनी आएगी, देखो कैसे, r निकालो जरा, इस पावर का मल्टीप्लाई करो उसके साथ माइनस NP, और डिवाइड में क्या होगा, दोनों की पावर को ऐड करो, माइनस P माइनस Q, इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो तब भी वही आ रहा है, देखिए ये आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए ध्यान रखना, ये आपका न्यूमरेटर में तो दूसरे वाले जो टर्म है उसमें डिनोमिनेटर में, या पहले वाले में डिनोमिनेटर में तो दूसरे न्यूमरेटर में होना, अपोजिट होना चाहिए, न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर। तो इस तरीके से आप पहले वाले पावर के साथ, चाहे वो न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, इस पावर होल पावर का मल्टीप्लाई उस पावर के साथ करना है, डिवाइड में दोनों की पावर को ऐड करके लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हम कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म निकाल। और याद रखना बेटा, कभी कभी ये भी बोला जा सकता है व्हाट इज द पोजीशन, ये पोजीशन भी पूछी जा सकती है ऑफ, मतलब पोजीशन कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 की क्या पोजीशन है, मतलब किस नंबर पर है। तो r की जो वैल्यू आ रही होगी उसमें 1 बढ़ा देना, r जैसे 3 आ रहा है तो 4th टर्म, ये नहीं कि 3rd टर्म, r अगर 7 आ रहा है इसका मतलब हमारा 8th टर्म। चलिए ये भी हो गया। जैसे देखो ये वाला है x³ प्लस 1/3x² की होल पावर 10, मुझे बताओ इसमें कांस्टेंट टर्म किस पोजीशन पे पड़ रहा है, बताइए कांस्टेंट टर्म। और आप हम 2 सवाल पूछ सकते हैं, एक तो कांस्टेंट टर्म क्या है और दूसरा पूछ सकते हैं कांस्टेंट टर्म की पोजीशन क्या है। सबसे पहले बताइए, आप ये बताइए कितना होगा, r निकालो डायरेक्ट, 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 30,
डिवाइड में कोई माइनस नहीं करना, कांस्टेंट टर्म दोनों की पावर को। सर ये इससे कोई मतलब नहीं, ये नंबर चाहे इधर कुछ भी मल्टीप्लाई हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर का मल्टीप्लाई बस वो कोएफिशिएंट में चेंज होगा, कांस्टेंट टर्म में चेंज होगा, लेकिन आर की वैल्यू में ये जो कांस्टेंट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल पावर पे फर्क पड़ता है। तो 10 का 3 में मल्टीप्लाई 30 और डिवाइड में दोनों की पावर का समीशन 5, यानी कितना होगा आर इक्वल टू 6, यानी कौन सा टर्म होगा बेटा, 7th टर्म हमारा इसके एक्सपेंशन में। इसके एक्सपेंशन में टोटल 11 टर्म आएंगे, लेकिन जो 7th पोजीशन में आ रहा होगा वो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए निकाल सकते हो उसको? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सी के नीचे 6 और ये क्या होगा 10, एक्स की जगह 1 रख दो, दूसरे नंबर पे आएगा गायब करो, तीसरे नंबर पे भी 1 रखो। ये ध्यान रखना है, पहला सी का पोजीशन, दूसरे वाले तीसरे वाले की पोजीशन में हमेशा जो पावर होती है सी के नीचे वाली होती है, यही ऑप्शन में बेटा जब बड़ा होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी पावर, तो आप देख लेना आंसर आपके पावर में ही होते हैं। ये आंसर होगा जिस ऑप्शन में। कई बार ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये पता चला बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसको फिर पावर में 3 की पावर 12 कौन सॉल्व करेगा, 3 की पावर 4 तक सॉल्व हो जाता है, बस ये आंसर हो जाता है। तो याद रखना, अब मैंने आपको 2 चीजें यहाँ पे सिखाई हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि कांस्टेंट टर्म अलग कॉन्सेप्ट है, और मतलब कांस्टेंट टर्म, सुन लीजिए मेरी बात फिर से, कांस्टेंट टर्म जो है एक होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12, दोनों लगते अलग सवाल है। जबकि वास्तव में मैंने आज आपको बताया कि जो कांस्टेंट टर्म होता है वास्तव में एक्स की पावर 0 का ही कोएफिशिएंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कांस्टेंट पर भी बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, चलिए इस पर अभी प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन लगा के दिखाने। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिएगा बेटा। क्वेश्चन में हमने दिया है द कोएफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, what is the coefficient of x in the expansion, x का। अच्छा ये बताओ सर इसमें तो x की पावर नहीं है। अरे जिस नंबर में पावर नहीं है क्या समझोगे, 1, तो x की पावर क्यों नहीं है, 1 है वो। इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स की होल पावर 5, इसके एक्सपेंशन में हमें कांस्टेंट टर्म बताना है। पहला ऑप्शन है 10c³, दूसरा ऑप्शन है 20c³, तीसरा ऑप्शन है 10c² और चौथा ऑप्शन है हमारा आपका 30c³। आइए देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पर हमें कांस्टेंट टर्म बताना है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बताना है, एक्स का गुणांक बताना है। तो बताइए कैसे होगा, एक्स का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, बहुत ईजी है। क्या करोगे, देखो इधर क्या करोगे बेटा, सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप बताइए। कांस्टेंट टर्म निकालना है तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, सबसे पहले आर, कांस्टेंट टर्म नहीं निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या करेंगे बोलो, 5 का 1 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, पावर मल्टीप्लाई करेंगे, होल पावर का शुरुआत वाले जो ये 2 टर्म है, इसमें जो पहला टर्म है उसकी जो एक्स की पावर है उसके साथ इस होल पावर का मल्टीप्लाई, और डिवाइड में जिसका कोएफिशिएंट बोला उस पावर को माइनस करना है, और डिवाइड में इन दोनों पावर का समीशन यानी 3। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 में 1 माइनस होगा 9 डिवाइड में 3, यानी कितना होगा, आर हमारा 3 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा अगले स्टेप में आंसर वो कितना होगा, सी के नीचे लिखेंगे 3 और होल पावर ऊपर लिखेंगे 5c3, और ये कितना होगा, एक्स की जगह 1 रखेंगे, गायब हो गया, इधर भी एक्स रखेंगे, सी तीसरा नंबर वाला है वो बीच वाला हटा दिया, 1 गायब। तीसरे नंबर वाले पे पावर हमेशा कौन सी लगती है, जो सी के नीचे लिखा होता है, एक्स की जगह 1 रखोगे c³, और आपको बता दें 5c3 10 होता है। याद रखना बेटा 5c2 5c3, जैसे 4c2 बहुत छोटे छोटे हैं, इनकी वैल्यू याद रखो, बहुत फेमस है, यूज हो जाते हैं। 5c3 कहो चाहे 5c2 कहो, बात वही, 5 में 3 गया 2, इनकी वैल्यू 10 होती है। कैसे आप देख सकते हो, 5 × 4 और नीचे 1 × 2 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका मतलब 5c2 भी 10 है, 5c3 भी 10 है। तो ऑप्शन कोई है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए पार्ट होगा। तो देखो कोएफिशिएंट निकालना कितना आसान है, बहुत इजी है, कोएफिशिएंट निकालना आपके लिए बहुत आसान है, कांस्टेंट अब भी आप निकाल लोगे, बहुत आसानी से निकाल लोगे। चलो आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ
इन द एक्सपेंशन ऑफ अभी हम आपको कांस्टेंट टर्म भी निकालना सिखाएंगे और एनडीए में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी बताने जा रहे हैं। पहले आप इन सवालों की प्रैक्टिस करो और आपको बता दें यही है पूरा एनडीए में या एयरफोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट निकालना। आप देखोगे अगर 10 सवाल मान लीजिए कल्पना कर रहे हैं 10 सवाल अगर एनडीए में आए तो उसमें 7 सवाल कोफिशिएंट के पूछे गए। 1110 दूसरा ऑप्शन है, 1215 तीसरा ऑप्शन है, -1215 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। चलिए बताइए कैसे होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बताइए, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है तो चलिए अब देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा सवाल सब वही चल रहे हैं, अलग अलग बदल रहे हैं, लेकिन हम ट्रिक के द्वारा इसका कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं। तो क्या होगा बताइए, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आर को कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, इस पावर का होल पावर मल्टीप्लाई 6 एकम 6 और माइनस करेंगे x की पावर में 2 और डिवाइड में दोनों पावर का समीशन 1 में 1 ऐड करोगे 2 तो ये होगा 6 में 4 2 घटाओगे 4 2 से कट करोगे 2 यानी r इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। तो आंसर जो कोफिशिएंट का होगा क्या होगा बेटा, c के नीचे लिखोगे 2 होल पावर ऊपर लिखोगे 6 और यहाँ पर 3 x की जगह 1 रखेंगे 3 की पावर 6 में 2 गया 4 और यहाँ पर x की जगह -1 बनेगा, उसको ना इग्नोर करना, माइनस आ जाएगा उसकी वजह से। तो ये 1 रखोगे -1 और ये पावर जो c के नीचे कोई दिक्कत नहीं पॉजिटिव आएगा, यानी नेगेटिव वाला ऑप्शन हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। अब इसको कैलकुलेशन करनी होगी 1 से लेकर नीचे 2 तक, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया हुआ है इसलिए हम c के टर्म में नहीं छोड़ सकते, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर 2 टर्म होंगे 6 × 5 और 3 की पावर 4 81 और -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से कट करोगे 3 और यहाँ पर होगा 15 3 × 15 × 81 15 एकम 15 और 15 × 120 और 1 121 यानी 1215। कौन सा ऑप्शन होगा, बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इस पर सवाल आप कर लीजिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power -15 in the expansion of यानी आपको कह रहा है किसके प्रसार में 3x स्क्वायर -b/3x³ की होल पावर 10 के प्रसार में आपको x की पावर किसका, x की पावर -15 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन पहला है -40/27 b की पावर 7, दूसरा ऑप्शन है 40/27 b की पावर 7, तीसरा ऑप्शन है 30/27 b की पावर 7, चौथा ऑप्शन है 10/9, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइएगा कैसे आएगा, x की पावर -15 का कोफिशिएंट हमें बताना है, कैसे आएगा जल्दी से बताइए। यहाँ पर x की पावर -15 का कोफिशिएंट निकालना है, जल्दी से बताओ बेटा x की पावर -15 का कोफिशिएंट क्या होगा, जल्दी से देखिए और बताइए x की पावर 15 का कोफिशिएंट क्या होगा। चलो देखिए कैसे होगा, जरा देखिएगा बहुत इजी है, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। सॉल्यूशन, कोफिशिएंट के भी बहुत सारे जी मीन में सवाल आए बेटा, कांस्टेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म। तो देखो इधर क्या कह रहा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15, x की पावर -15 तो r निकालेंगे। ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं r की वैल्यू निकालने के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, हमें केवल x की पावर से मतलब होता है। ठीक है, जब कोफिशिएंट निकालोगे तो फिर वो जो नंबर है वो आपके कोफिशिएंट निकालने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 10 का इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 20 और माइनस करोगे जिस x की पावर को बोल रहे हैं, लेकिन क्या करना है, देखो माइनस तो लगाना है, तो ये -15 होगा बेटा और डिवाइड में क्या होगा, इन दोनों पावर का समेशन यानी 5। तो यहां से कह सकते हैं 20 में 15 जोड़ोगे प्लस का 15 हो जाएगा, 20 में 15 जोड़ो कितना होगा 35 डिवाइड में 5 यानी r की वैल्यू कितनी होगी 5 × 7 = 35 7। तो हमारा जो अगले स्टेप में आंसर आएगा वो कितना होगा, c के नीचे 7 होल पावर 10, दूसरे नंबर पे x की जगह 1 रखेंगे तो 3 की पावर इन दोनों का डिफरेंस होगा 3 और यहां पर क्या होगा, थर्ड नंबर पर -b/3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये -b/3 बनेगा, जितना सीखेंगे जितनी पावर। अब हम ये ऑप्शन में देखेंगे b की पावर 7 तो सभी ऑप्शन में,
और ये ऑप्शन नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव वाले आंसर नहीं होंगे, नेगेटिव ही आपका आंसर होगा। नन ऑफ दिस बहुत कम चांस होता है कि नन ऑफ दिस आंसर होगा, इसलिए 3 में कोई तुम्हें 2 गलत दिख रहे हैं तो ये हो गया। भाई जब कोई सवाल है ऐसा नहीं कि नन ऑफ दिस नहीं होता, अगर नहीं होता तो फिर क्यों दिया जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होंगे। ये समझो 95% चांस है उन तीनों में से कोई होगा, 5% चांस है ये होगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। यहां पर कैलकुलेशन करोगे, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या, नहीं सॉल्व करने की जरूरत है, इसी को टिक लगा दीजिए। अच्छा आओ तो सॉल्व कर लीजिए। 10C7 का मतलब है 10C3, 10 7 में 3 के 3, तो ये कितना होगा 1 × 2 × 3, और ये कितना होगा 10 × 9 × 8, और ये होगा 27, और ये होगा -b⁻7 डिवाइड में ऐसे रहने तो पावर ही में रहने तो ज़्यादा सही। इधर भी 3 की पावर कटेगा ना, तो ये कटेगा 3 की पावर 4 बचेगा, तो ये 3 से कटेगा 3 × 9, और ये 2 से कटेगा 2 × 8, तो ये होगा 120, और 120 और ये -b⁻7। तो एक काम करो, इसमें 3 × 27 लिख लेते हैं, ठीक है ना, 81 होगा तो 3 × 27, और 3 से इधर काट दो तो ये 40, तो कोई ऑप्शन होगा -40/27 b⁻7। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए पार्ट, ये आपका आंसर होगा। देख सकते हैं बहुत इजी है। चलिए अब हम वो क्वेश्चन बताते हैं जो एनडीए में आए हुए हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट के तो ढेर सारे सवाल हम बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको बस कुछ सवाल ऐसे प्रैक्टिस करा दिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, आपको लगेगा कि कोई भी कोएफिशिएंट का क्वेश्चन दिया जाएगा अब मुझसे मिस नहीं होगा। आइए देखेंगे एक क्वेश्चन एनडीए में जो क्वेश्चन आए उनको बताते हैं। एनडीए का क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 17 in the expansion of 3x minus x³ by 6 की होल पावर 9। इसके प्रसार में x की पावर 17 का गुणांक बताना है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। बी ऑप्शन है 5 6 7 डिवाइड में 2, तीसरा ऑप्शन है 21/16, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए कौन सा आंसर आ रहा है। ये 189 है। देखिए कैसे करेंगे, आर कैसे निकालेंगे, एक्स की पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 1 9, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे 17, और डिवाइड में अब इन दोनों को ऐड करना है। बेटा जब सामने होगा तो माइनस करना, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने कहा था उसको ऐसे भी ला सकते हो नीचे, फिर ऐड करोगे तो -2 होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो अगर सामने x की पावर न्यूमरेटर तो घटाना है, अगर ये नीचे है तो जोड़ना है, तो यहाँ पर सामने x की पावर को माइनस कर दीजिए -2, ये माइनस का कितना होगा 8 होगा, डिवाइड में -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, r = 4। ध्यान रखना जब हम x की पावर को ऐड करते हैं तो ये नहीं कि x की पावर ये न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर में होनी चाहिए x की पावर, तो फिर आप ऐड कर दोगे। अगर उसी के सामने न्यूमरेटर में लिखे है तो फिर माइनस करना है पावर को, ठीक है, याद रखेंगे। या ऐसे ले आओ, नीचे ले आओ, फिर ऐड करो तो भी बात वही है। तो ये 4 हो गया, तो आंसर क्या होगा, सी के नीचे 4, और जो आपका होल पावर है उसको ऊपर लिख दिया, और यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे 3, और 9 में 4 गया 5, और ये होगा x की जगह 1 रखेंगे -1/6, जितना सी के नीचे लिखा उतना 5 4 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सी के टर्म में नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 4 तक नीचे मल्टीप्लाई में रखोगे, और ऊपर 4 टर्म होंगे 8 × 7 × 6, और ये होगा 3 की पावर 4, माइनस की पावर समाप्त हो जाएगी, इवन है 1, और इसको 3 × 2 लिख सकते हो, 6 को 3 × 2 लिख सकते हो, और पावर 4 का मतलब 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कटेगा, एक 3 बचेगा, तो ये जो 3 बचा है इससे कैंसिल कर दो। इधर 16 है, ये 2 की पावर 4 16 है एक प्रकार से। चलो देखते हैं, 4 दूनी 8, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपका ये 16 है, इसको 16 लिख देते हैं, तो ये 16 होगा, तो 2 8 16, और 2 3 6, फिर अब तो कटने की संभावना है नहीं, तो जो जो नंबर तुम्हें दिख रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 7 × 21 × 9, 21 × 9 कितना होगा, ये 189, और डिवाइड में कितना है 8, तो 189 डिवाइड में 8, यानी ऑप्शन ए पार्ट हो गया। देख सकते हो कितना इजी है। चलिए अब हमने यहाँ तक
आपको डिस्कस कर दिया है, यानी आज के बाद आपको कोफिशिएंट का कोई क्वेश्चन मिलेगा आप पक्का उसे सॉल्व कर लोगे। चलिए अब हम बात करेंगे कांस्टेंट टर्म कैसे निकाला जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे निकाला जाएगा, एक्स से स्वतंत्र पद। तो इसको भी जरा सीख लेते हैं, इस पर भी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, द टर्म, प्रॉब्लम है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इंडिपेंडेंट कहो या आप कांस्टेंट भी कह सकते हो, इसके प्रसार में बहुत इजी, बहुत मज़ेदार है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 की होल पावर 9 इज, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1/24, दूसरा ऑप्शन है 7/18, तीसरा ऑप्शन है 8/27, चौथा ऑप्शन है आपका 5/36। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इधर क्या होगा, देखो बेटा r इक्वल टू क्या होगा, पावर 9 दूनी 18 डिवाइड में ये जो नंबर मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन नंबरों को मल्टीप्लाई, इन नंबरों का r निकालें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जब कोफिशिएंट निकाल ले होंगे कांस्टेंट उनमें भी इफेक्ट पड़ेगा, अभी r के लिए जरूरत नहीं है। इन नंबर क्या है, चाहे यहाँ 25 कर दो तब भी r उतना ही आएगा, पावर से मतलब x की पावर, उनको बदलोगे तो r की वैल्यू बदलेगी। 9 दूनी 18 और डिनोमीटर में क्या होगा, देखो डिनोमीटर में इन दोनों का समेशन, कुछ माइनस नहीं करना इंडिपेंडेंट में, तो इन दोनों का समेशन 3, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो कितना होगा 6, r इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा c के नीचे 6 और ऊपर 9, x की जगह 1 रखिए, दूसरे नंबर वाला लिखेंगे 3/2 की होल पावर, इन दोनों को माइनस करेंगे 3, और फिर थर्ड नंबर पे -1/3 की पावर, जितना c के नीचे लिखा है 6, नेगेटिव में आंसर नहीं आ रहा है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 9c6 को थोड़ा इजी करने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 9c क्या लिख सकते हैं, 9 में 6 गया 3, ये थोड़ा आसान रहेगा, तो 9c6 को 9c3 का हो गए, तो 9c3 का मतलब है 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई, बात वही है, और ऊपर 3 टर्म होंगे 9 × 8 × 7, और यहाँ पर 3 की पावर 3, 2 की पावर 3, और ये होगा माइनस हट जाएगा +3 की पावर 6, पूरा 3 की पावर कैंसिल, 3 की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ से कैंसिल करते हैं, 3 3 9, 1 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया यानी वो 9 हो जाएगा, और ये 8 है, 2 की पावर 3 8 होगा, ये 8 से 8 भी कैंसिल, तो ये होगा, और 7 अब 2 से कट नहीं पाएगा, 7 इधर बचा 9, 9 दूनी 18, कोई ऑप्शन है 7/18, कोई ऑप्शन है, बिल्कुल आंसर है, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी पार्ट हो गया। देख सकते हो अब आपको कोफिशिएंट निकालना आना चाहिए, बहुत ईजी होता है बेटा, कोफिशिएंट निकालना बहुत ही हमारे लिए आसान है। कांस्टेंट टर्म जिसको कहा जाता है, इसे कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हो, इंडिपेंडेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म भी बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए एनडी का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो एनडीए में कांस्टेंट टर्म पर क्वेश्चन बना है उसको जरा देख लेते हैं, लिखिएगा, एनडी में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ किसके प्रसार में, x² + 1/x की होल पावर 15 के प्रसार में इंडिपेंडेंट टर्म, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 2103, दूसरा ऑप्शन है, जल्दी फास्ट सॉल्व करो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तीसरा ऑप्शन है आपका 4503, चौथा ऑप्शन है 3001। तो बताना है इंडिपेंडेंट टर्म का कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताएंगे इंडिपेंडेंट टर्म का कौन सा आंसर सही होगा। चलिए अब हम बताते हैं कैसे होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, समझते हैं क्या आंसर आएगा। देखो बेटा कैसे आएगा, देखिए तो यहां पर इंडिपेंडेंट टर्म बोल रहा है तो r की वैल्यू क्या होगी,
15 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 15 दूनी 30, और डिवाइड में क्या होगा, इन दोनों का जोड़, 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो ये 10 आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10। तो आपका आंसर क्या होगा, सी के नीचे लिखेंगे 10, सी के नीचे 10 और ये पावर लिख दिया 15, दूसरे नंबर पर 1 रखोगे, 1 गायब, तीसरे नंबर पर 1 गायब, बस यही सॉल्व करो। और 15C, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 15C, 15 में 10 गया 5, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से लेकर नीचे मल्टीप्लाई होगा 5 तक, और ऊपर 5 टर्म होंगे, 15 × 14 × 13 × 12 × 11, ये हो गया बेटा। 5 से कट करोगे 5 3 15, 3 से 3 कट करोगे 4 3 12 और 2 7 14, तो ये होगा 13 7 91 × 11 3 33, 11 3 33, तो 91 में 33 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 एकम 3 3 नंबर 27, 3 एकम 3 3 नंबर 27, 3 7 3 10, 7 9 10 और ये 3 3003, 3003, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। देख सकते हो कितना इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए हम आपको थोड़ा प्रैक्टिस और करा रहे हैं। आगे लिखेंगे और देखेंगे कांस्टेंट टर्म के और क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर बताइएगा। व्हाट इज, इसमें कांस्टेंट टर्म लिख दें, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, बात वही है, कांस्टेंट टर्म लिख लें, ये प्रयोग करें या इंडिपेंडेंट टर्म प्रयोग करें, बात वही। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है, इंडिपेंडेंट टर्म कहो या कांस्टेंट टर्म कहो। इन द एक्सपेंशन, किसके प्रसार में, इन द एक्सपेंशन, इसका आंसर निकाल के बताइए। इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ - 1/x² की होल पावर 15, इसके एक्सपेंशन में बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 5005, दूसरा ऑप्शन है 700, तीसरा ऑप्शन है -5005, चौथा ऑप्शन है -7200। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन आ गया। देखिए कैसे होगा, जरा ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो बेटा R = कितना होगा, 15 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 45, और डिवाइड में क्यों नहीं माइनस कर रहे हो, अरे जब कांस्टेंट टर्म बोल रहा है तो उसमें माइनस तोड़ना होता है, उसमें -0 करोगे, कांस्टेंट टर्म मतलब x की पावर 0 माइनस, कोई फर्क तो ना पड़ेगा, तो इसलिए, और दोनों पावर को ऐड करोगे, 3 में 2 ऐड करोगे 5, तो R की वैल्यू 9 आ गई, R हमारा 9 आ गया। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा, C के नीचे 9 आएगा, होल पावर 15 है, दूसरा नंबर पे x की जो 1 रख दी गायब, तीसरे में -1 रखना पड़ेगा, देखो इफेक्ट पड़ता है माइनस में, पावर नीचे 9, ये नेगेटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव वाले ऑप्शन हटा दीजिए, नेगेटिव में आंसर आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 15C, 15 में 9 गया 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये कितना आएगा ये मालूम तो है नहीं, 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 6 टर्म होंगे, 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × 10, इतने तक ही जाएंगे ना 6 टर्म, 3 और 3 6 हो गया। तो 5 से कट होगा, 5 3 15, 3 से 3 कट होगा, 6 भी होगा, ये होगा, ठीक है, और ये हो गया। अब क्या होगा बताओ, 6 से कट होगा, 6 दूनी 12, ये 2 से 2 इधर कट हो गया, 4 से तो कोई चीज़ कटेगी नहीं, तो ये 4, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको काट दो, 2 5 10, तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 13 का 7 में मल्टीप्लाई 91, और 11 का 5 में मल्टीप्लाई 55, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 5, लास्ट में 5 किसी के हैं, इसी ऑप्शन के हैं। देखो लास्ट में 5 के, लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट डिजिट बनती है, और लास्ट का 5 केवल इसी ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, ऐसे ही आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती है बिना मतलब लॉजिक दिमाग लगाया करो थोड़ा से, ये देखा करो कि भाई ऑप्शन तो एक ही ढूंढना ना, 2 ऑप्शन बचे हैं और उन दोनों में एक ही ढूंढना है, बट लास्ट में आप पूरा मल्टीप्लाई ना करो। लास्ट की डिजिट, मैथ्स का रूल होता है बेटा, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई ही लास्ट डिजिट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर 5 है, पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यही आएगा आंसर सी पार्ट। आइए एक एनडीए का क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2019 के एग्जाम में पूछा गया। लिखिएगा एनडीए का क्वेश्चन 2019 सेकंड पेपर 2019।
देखो अगर आपसे कांस्टेंट टर्म हम दे दें तो कोई बात नहीं, आप निकालो, इक्वल करो तो जितना दिया। जैसे मान लीजिए अभी हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x³, जो भी क्वेश्चन है आपने इसका कांस्टेंट टर्म निकाला, मान लीजिए आंसर आ रहा 1020, ये आ रहा। मैंने कहा कि किसी एपी जो है यहाँ पे कर दिया लेमडा, आपको मालूम है यहाँ पे कुछ था नहीं, देखो यहाँ पे कुछ था नहीं, निकाला और कहा इसका कांस्टेंट टर्म 1020 है। अब इसको एक दूसरा सवाल बनाने के लिए इसको लेमडा कर दिया, आपको मालूम है लेमडा कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये सवाल ये है। और मैंने इसमें मान लीजिए कांस्टेंट टर्म, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं कह रहे कि यही आएगा। जैसे यही क्वेश्चन, मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे x⁴ था ना, कितना था यहाँ पर, x³ था, x² था, x3 यहाँ पे x², और ये कितना था 15। यहाँ पे कितना आ रहा था कोएफिशिएंट इसका, जो आपने फाइनल आंसर निकाला, माइनस ये आ रहा है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लेमडा कर दें तो आपको मालूम है 1 है यहाँ पर, लेकिन अब हम कह दें कि लेमडा की वैल्यू बताओ, इसका कांस्टेंट टर्म इतना है, तो इक्वल कर देना, जो होता है फंडा लगा देना, वहां से लेमडा निकल के आ जाएगा। ऐसा ही सवाल एनडीए 2005 में, सॉरी 2019 में पूछा गया, और ऐसा ही क्वेश्चन जी मेन में भी 2020 या 2021 के एग्जाम में है। ठीक है, लिखेंगे भाई, आपको अगर कोएफिशिएंट टर्म ना दिया हो, मतलब एक होता है पूछा जा रहा है, एक सवाल ये है, एक होता है दिया है, गिवन है, कोई बात नहीं, आप उसको करिए अप्लाई, और जो चीज अननोन होगी वो अपने आप निकल आएगी। तो जैसे ये क्वेश्चन में दे रहा है इफ द कांस्टेंट टर्म, यहां पर कहा जा रहा है कि यदि कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इसके प्रसार में, किसके, √x - k/x² 10 इज 405, यदि 405 है तो फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देन व्हाट कैन बी, क्या हो सकती है वैल्यू, द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो पहला ऑप्शन है +-2 हो सकती हैं, दूसरा ऑप्शन +-3, तीसरा ऑप्शन +-5, चौथा ऑप्शन +-9। जल्दी सॉल्व करके बताइए, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर कांस्टेंट टर्म इसके एक्सपेंशन में दिया हुआ है, इसकी एक्सपेंशन में कितना दिया हुआ कांस्टेंट टर्म 405, व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, अंडर रूट का मतलब कितनी पावर है 1/2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करो, 1/2 का जब 10 में मल्टीप्लाई होगा आप जानते हो कितना होगा, 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में दोनों को जोड़ो, इन दोनों का समेशन, 1/2 में 2 ऐड करोगे कितना होगा 5/2, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी r आपका 2 हो गया, तो c के नीचे 2 होगा, पावर 10, x की जगह 1 रखेंगे गायब हो गया, इसमें x की जगह 1 रखेंगे -k होगा, और जितना c के नीचे उतना पावर में, इक्वल ये कांस्टेंट टर्म है, ये कितना गिवन है 405। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 1 × 2, ऊपर 2 टर्म होंगे 10 × 9, ठीक है, और ये होगा k² = 405। फिर 2 से कट होगा 5 से कट करोगे 5 × 8 = 40, 5 × 5 9 से कट होगा 9 80, तो k² = 9, यानी k = +-3, 9 का √3 हो गया, तो +-3, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म का मतलब अचर पद हमारा 405 है, और यहाँ से k की वैल्यू +-3 आएगी, ऑप्शन आपका बी पार्ट होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा। तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कभी भी आपको कोफिशिएंट का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, चाहे वो कांस्टेंट टर्म कहे, चाहे कोई भी एक्सी पावर का कोफिशिएंट कहा जाएगा, आप उसे कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैल्यू ऑफ NCR। ये भी कई बार क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ NCR। बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ NCR यानी अधिकतम तथा न्यूनतम मान NCR का। सर ये क्या मतलब है, ये कैसे सवाल बनता है।
देखो इसमें आपको कभी भी ऐसा सवाल दिया होगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 10C या 8CR, तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। R की वैल्यू रखोगे, R की वैल्यू रखते रहोगे तो वैल्यू मिलेगी। जैसे R आपने 0 रखा तो NC 0, R1 रखोगे NC1, R2 रखोगे NC2, R8C3, 8C4, 8C5, 8C6, 8C7 और 8C8 यहाँ तक रख सकते हो। यानी R की वैल्यूज़ हम 0 से लेकर 8 तक पुट कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर ये जाएगा तो ये नहीं हो सकता। 8C9 ये मीनिंगलेस होगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी R की वैल्यू 0 to 8 होगी। 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, 8 रखा, 8C8। तो इसकी ध्यान रखना, ये 9 वैल्यूज हैं। देखो शुरुआत के 4 ही हो गए और 4 8 और 1 9। नॉट मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर बोल रहा है तो इसका मतलब R कोई ऐसा रखें जिससे ये सबसे ज़्यादा हो, ग्रेटेस्ट हो। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जानते हो इसकी वैल्यू, एक सोचने वाली बात है, क्या इसको बढ़ाने पर एक क्वेश्चन उठता है, बढ़ती है? बिल्कुल इंक्रीज होती चली है। तो सर इसके हिसाब से तो सबसे बड़ा ही होगा, नहीं, लेकिन वो इंक्रीज होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी यहाँ तक। उसके बाद जैसे मान लो 10 था, मान लो 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, अब उल्टा होगा क्योंकि ये इसके इक्वल होगा ना, दिमाग लगाओ। तो इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू तो इसके बराबर है ना, इसका मतलब ये कम हो गई। यानी जो चीज़ इधर बन रही थी अब वो चीज़ उधर वही चीज़ बनेगी, बस ये इंक्रीज हो रहा था वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो याद रखना NCR, अगर आपसे कोई कहेगा मैक्सिमम मिनिमम कब होगा तो वो N पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर हमारा ये जो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें देखना है अगर हमारा N इवन है, N क्या है, सम है, तो मैक्स जो होगा वो आपका तब होगा जब R N/2 होगा। जान R N/2 होगा। एयरफोर्स में भी सवाल आता है बेटा। ठीक है, और ये आपका अगर ऑड है यानी विषम है तब हमारा इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो एक काम करेंगे, R इक्वल टू, देखो आप जानते हो ऑड है तो इसमें क्या होगा, इसमें ध्यान रखना 2 का डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो N-1/2 और N+1/2, इसी में एक जोड़ने से अगल बगल वाले दोनों मैक्सिमम होंगे। ये होगा। सर दोनों में मैक्सिमम कैसे हो रहा है, किसी एक पे तो ज़्यादा होगा। अरे यार दोनों पर इक्वल होता है। जैसे ये है देखो 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6, अरे वैल्यू सब निकालोगे तो उसमें तो पता चल ही जाएगा कौन बड़ा है। लेकिन क्यों टाइम बर्बाद करें हम ऐसे डायरेक्ट ये देखना चाहते हैं कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ऑड है, ऑड में तो 1 घटाओ कितना होगा, 6, 2 का डिवाइड करो 3, उसकी जस्ट बाद वाला 4, ये इसी के जस्ट बाद वाला है। कैसे, देखो आप +1 करो, +1 करिए कितना आएगा, 2 एलसीएम लोगे, N-1 प्लस का 2, देखो वही आ रहा है, N+1, 2 में 1 जोड़ोगे 1/2 वही तो है। इसका मतलब 1 घटा के 2 का भाग दो, जो आ रहा है उसी में 1 बढ़ा दो। थर्ड और फोर्थ का मतलब है कि R की वैल्यू ये होनी चाहिए, यानी ये और ये मैक्सिमम होंगे। सर इन दोनों में तो कोई बड़ा होगा, अरे दोनों इक्वल होते हैं भाई। 7C4 को देखो और 7 7 में 4 के 3 दोनों इक्वल हैं, इसीलिए दोनों हैं। अगर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, फिर ये उल्टा होगा घटते हुए क्रम में, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों इक्वल होंगे वैल्यू। ठीक है, तो याद रखेंगे आज के बाद कभी भी आपको NCR में NCR की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। अच्छा, बात करेंगे मिनिमम वैल्यू। अगर यहाँ पर मैंने मिनिमम वैल्यू के लिए नहीं लिखा, यहाँ पर मैक्स है, ये आपका क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए है। ये जो फंडा है ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए है, ये जो फंडा है मैक्स वैल्यू के लिए, मैक्स वैल्यू के लिए।
अगर मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, NCR की मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये 1 होती है। ये तब होगी जब R क्या होगा 0 या R इक्वल टू N होगा, लास्ट वाला पहला वाला। ये जब 0 होगा तब भी NC0 1 होगा, NCN ही होगा। मतलब मैक्स वैल्यू की बात करेंगे तो आपका 1 होगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम इसको सॉल्व करने पे पता चलेगा। यहाँ पे हेड ही डाली ना मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम तो बता दिया, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम जहाँ पे शुरुआत होती है जहाँ पे खत्म होता है। ये देखिए R 0 रखोगे तब भी आपका मिनिमम आएगा, R अगर N रखोगे तो भी आपका मिनिमम, यानी 1 आपके NCR की सबसे कम वैल्यू है। NCR का मान कभी 1 से कम नहीं हो पाएगा, ये वो उसकी मिनिमम वैल्यू थी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अब हम इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ 12CR, बताइए क्या होगा 12CR की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेशन करिए, मुझे बताइए, आंसर बताइए। यहां पर 12CR का अधिकतम मान बताना है। आप बताइए क्या होगा 12CR का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बोलो। R जब क्या होगा, अगर इवन है तो 2 से कट जाएगा, 12 का 2 को डिवाइड करो 6, जब R 6 होगा, यानी इसकी मैक्स वैल्यू क्या होगी, मैक्स वैल्यू क्या होगी 12C6। कैलकुलेशन करो, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करेंगे तो 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 6 टर्म होंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 से कट करोगे 6 दूनी 12, 2 से 2 कट करोगे, 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 7, तो ये होगा 22 इंटू 42। ठीक है, तो ये 42 का गुणा करोगे जब 22 में, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 4 924। कितना आएगा आंसर 924। 1024, 924 और 824, नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन होगा 924 होगा। आ गया, बताइए, क्लियर हुआ। अच्छा सर ये बताइए, सर जब 19CR की मिनिमम वैल्यू बोला, अरे तो बेटा अगर मिनिमम वैल्यू बोल रहा, देखो 2 सवाल हो सकते हैं कि R के किस मान के लिए 12CR का मान अधिकतम होगा, तो इसका आंसर 6 होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं वैल्यू। एक होता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तब आप पूरा कैलकुलेट करोगे। जैसे मैंने कहा 12CR का अधिकतम मान R के किस मान के लिए होगा, बताओ, तो 6 के लिए। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो आप क्या होगा उसको रख दो। तो यहां पर अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो आप ये 19 में चाहो तो 1 जोड़ो चाहे 1 घटाओ, दोनों जो पॉइंट आ रहे हैं वो R की वैल्यूज हैं, उन दोनों पर क्या होगा, देखो 1 जोड़ो कितना होगा 20, 10 उसी में 1 कम कर दो 9, उससे जस्ट पहले वाला। ये R की 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों में 9 अगर ऑप्शन में लिखा है वो भी सही है, 10 लिखा है वो भी सही है, इन दोनों पर ही इस 19CR का मान अधिकतम होता है। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा है तो आपको रखना पड़ेगा, कितना होगा 19C 9 और ये 19C 10, ऐसा ही हो सकता है ऑप्शन में ऐसा ही लिखा हो, जब बड़ा होता है ना कैलकुलेशन नहीं दी हो वैसे छोड़ दिया जाता आंसर। जैसे अगर मैंने कहा 100CR का अधिकतम मान कितना होगा बोलो, तो 100C 50 होगा, बस उसको सॉल्व नहीं करना, ये बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए वो ऐसे ही आंसर छोड़ दो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बेटा क्लियर हो जानी चाहिए। कभी भी आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है NCR की, आराम से आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, तो ये बहुत इजी हो गया। चले आगे लिखेंगे। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा x + 2 का होल स्क्वायर जब आप करते हो
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4x। हमने बाइनोमियल से नहीं किया, हमने अपना होल स्क्वायर करके किया, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस का 2x का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बेटा, कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, x की पावर 4। कैसे, स्क्वायर का स्क्वायर करोगे x की पावर 4 और प्लस 4x स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, यानी 2 दूनी 4, 4x क्यूब होगा। सर क्या बताना चाह रहे हैं, देखो इधर, जैसे मैंने कभी क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x या प्लस का x माइनस का ये लिखा है 1 की होल पावर 19। अभी आपको नहीं मालूम इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म हुए, ठीक है, जितने भी हों कोई दिक्कत नहीं, आपको बस हम ये पूछ रहे हैं इसके एक्सपेंशन में आपसे पूछा जा रहा है जितने भी टर्म आ रहे हैं, जैसे इसके एक्सपेंशन में जितने भी टर्म आ रहे हैं उनके सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। एक होता है ना इसके एक्सपेंशन में x की पावर 4 कितना है, या x की स्क्वायर और x क्यूब का कोफिशिएंट का जोड़ कितना है, लेकिन हम यहां पर क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। इसके प्रसार में जितने भी टर्म आ रहे हैं उन सभी टर्म के जो कोफिशिएंट है उनका सम क्या होगा। ऐसे सवाल में आपको ऐसा लगता है सर जी मुझे सारे टर्म निकालने दीजिए, उसके बाद जो जो कोफिशिएंट है उनको ऐड करने दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 4 और 4 8 और 1 9। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आपको इसका एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं, आपको इसका एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं। आपको जिसके प्रसार में x की सभी पावर को कोफिशिएंट बोला जा रहा है, आप उसमें केवल प्रसार न करके उसमें x की जगह 1 पुट कर दीजिएगा। 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का इंटू 1 2 होगा, और ये 3 का 2 में 1 जोड़ो, 3 का स्क्वायर 9। देखो वही आ रहा है जो इतनी मेहनत से जोड़ा था। टाइम बर्बाद ना करो। ऐसा क्यों, आप खुद बताओ। जब आप ये बताइए x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ, तो आप सबसे बेस्ट तरीका है x = 1 2। आप खुद दिमाग लगाओ, जब उसका एक्सपेंशन करेंगे तो उधर वाली चीज इसके इक्वल है, आप कोई भी x की वैल्यू रख दीजिए। अब जब x की जगह 1 रखोगे तो सारी x की पावर वाले टर्म गायब हो जाएंगे, केवल कोफिशिएंट ही तो बचेंगे, और वो कोफिशिएंट सारा समेशन इसी के इक्वल होगा। तो उनसे बढ़िया इसको सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा इजी रहेगा। भाई आप ये बताइए किसी का भी एक्सपेंड करते हो, मान लो 36 टर्म आ रहे हैं, तो 36 सब x की पावर के टर्म में होंगे। अगर वो x की पावर को हटा दें तो क्या दिखेंगे उधर राइट साइड में, कोफिशिएंट ही नजर आएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका x = 1 पुट कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब x की पावर अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे, और केवल जो रिमेनिंग बचेंगे वो कोफिशिएंट बचेंगे, और वो सारा समेशन होगा इसके एक्सपेंशन। भाई इधर एक्सपेंशन में बहुत सारे टर्म है, इधर तो ऐसे होल पावर करके लिखा होगा, तो ज्यादा बेस्ट है उधर की वैल्यू इसके इक्वल होगी। जब आप कोई भी x रखोगे तो जस्ट ज्यादा बेटर होगा। जब सारे कोफिशिएंट का सम बोल रहा है तो x की जगह 1 रख देंगे, तो हम उधर ना ध्यान देते हुए इसी में x की पावर 1 पुट करेंगे। तो याद रखना, आज के बाद कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि इसके प्रसार में सभी पदों के गुणांकों का योग क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। और देखो ऑल टर्म्स का मतलब होता है सारे टर्म का जो समेशन, ऐसा नहीं होगा। यानी आपको सारी जो टर्म्स हैं उनके सभी जो टर्म है उनके कोफिशिएंट का सम पूछा जाएगा, कोफिशिएंट का सम बोला जाएगा। सम ऑफ ऑल टर्म बोलोगे तो ये फिर एक्सपेंड करो, फिर उसको एक्सपेंड करो, वही उनका सम होगा। जैसे मैंने कहा सम ऑफ ऑल को टर्म्स, तो ये हो गया आंसर, यही इनका सम हो गया। समझ रहे हो, तो ये ध्यान रखना, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके प्रसार में सभी गुणांकों का योग, मतलब इसके सभी पदों के सभी गुणांकों का योग, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो याद रखना, ऐसे सवाल में क्या करना है, क्या ट्रिक याद रखेंगे, पुट x = 1। अब जैसे हमने क्वेश्चन दिया, आपसे कहा, इधर सुनिएगा बेटा, जैसे मैंने कहा 5x - 1 + 2x² की होल पावर 5 के एक्सपेंशन में सभी, इसके एक्सपेंशन में सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट क्या होगा बताइए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं एक्सपेंशन करना है, केवल इसमें क्या पुट करना है, पुट x = 1। जैसे x = 1 पुट करते हैं, तो 5 - 1 - 2 की होल पावर 5,
5 में 3 घटाओगे 2 की पावर 5 32, कितना आराम मिल रहा है। ठीक है, यानी आपको सारे कोफिशिएंट का सम अगर पूछ रहा है तो आप सारे टर्म मत निकालो बेटा, आप केवल ना उसका एक्सपेंशन करो, आप केवल जिसके एक्सपेंशन में सारे कोफिशिएंट का सम बोल रहा है उसमें ट्रिक याद रखना, क्या पुट कर देना, x इक्वल टू 1, वो उसके एक्सपेंशन में सारे कोफिशिएंट का समेशन होता है। ठीक है, आप खुद ही बताइए, जैसे देखो मैंने आपसे कहा, इधर देखो जरा, आप खुद दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर 5x क्यूब 7x की पावर 9 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 8, जैसे मान लीजिए यदि ये कई सारे टर्म हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, जरा खुद दिमाग लगाइए, अगर मैं आपसे कहूं इन सब के कोफिशिएंट का सम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर मुझे कोफिशिएंट लिखने दीजिए, 3 प्लस 5 प्लस का 7 माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 7 15 और 3 18 में 2 गया 16। और सबसे बेस्ट तरीका, अगर आप ये ना देखो कौन किसका कोफिशिएंट है, x इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो सारे देखो केवल कोफिशिएंट, यही चीज तो बचेगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका x इक्वल टू 1। उसके अलावा और कुछ और पुट करते हैं हम, बताएं क्या होता है, x इक्वल टू 1 क्या करता है, कोई फैक्टर नहीं डालता, ना उसके साइन को बदलेगा कोफिशिएंट के, 1 ही, अगर 2 रखोगे तो और दिक्कत करेगा, 2 रखोगे और फालतू भी चीज आ गई। बताओ, हमको उसके कोफिशिएंट पर बात कर रहे थे, तो इसलिए कोफिशिएंट के लिए सबसे बेस्ट तरीका है x इक्वल टू 1 रख दीजिए। ठीक है, तो सारे कोफिशिएंट का सम आ जाता है। चलिए आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। लिखेंगे what is the sum of the coefficients। अब इस पे 2-3 सवाल बनाएंगे, लाइन इतनी रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स, देखो कह रहा है ना ऑल द टर्म्स, भैया किन का सम, या तो इतनी लाइन लिखो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द, तब भी बात सही है, तब टर्म ऑल टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, तो बात वही है, जितने भी टर्म मिल रहे हैं उनके कोफिशिएंट। अगर हम ये लाइन लिख दें सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो बात वही हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा सम ऑफ द कोफिशिएंट, उसके बाद ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n प्लस 1। बताइएगा क्या होगा आंसर। ऑप्शन है पहला, ये ऑप्शन भी बहुत दिक्कत करेगा आपको, देखना ऑप्शन भी बनाने, 4 की पावर n माइनस 1, 2 इंटू 4 की पावर n, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। आराम से बन जाना चाहिए, जल्दी बताइए कैसे होगा। कैसे होगा बताइए क्वेश्चन, क्या करेंगे बोलो, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म, या सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन हो, क्या होगा आंसर। देखो इसमें क्या करेंगे, कुछ एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन तुम्हें देखनी है, सुननी है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, ऐसे लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन हो, यानी इसके प्रसार में जितने भी पद प्राप्त हो रहे हैं उनके सभी गुणांकों का योग क्या है। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, पुट x इक्वल टू 1, जैसी 1 यहां पर पुट करोगे बेटा कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2n प्लस 1। कैसे समझ में आना चाहिए, 1 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n प्लस 1। ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कोई नहीं मिल रहा है, तो आप इसको न टिक लगा देना। इसमें क्या होगा, 2 की पावर 2n इंटू 2 की पावर 1, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर का होल पावर n इंटू 2, तो यहाँ पर लिखोगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 की पावर n। कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, सी पार्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो एनडी का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, एनडी में पूछा हुआ है। अब हम इसमें बदलते जा रहे हैं, और भी एनडी में देखो दूसरा सवाल, ये भी एनडी का ही क्वेश्चन है।
1 प्लस एक्स की होल पावर n। ऑप्शन बताइए क्या होगा, ऑप्शन बताइए क्या होगा, जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसके प्रसार में सभी गुणांकों का योग क्या होगा, ऑप्शन बताइए। 2 की पावर n प्लस 1, इधर है 2 की पावर n माइनस 1 और इधर है नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, n प्लस 1 सॉरी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या लिखेंगे बताओ, क्या ऑप्शन सही होगा, क्या करेंगे। अरे बेटा इसमें x इक्वल टू 1 करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, 1 रखोगे 1 प्लस 1 2 की पावर n, कौन सा ऑप्शन होगा, ए पार्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ए पार्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए और लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45x माइनस का 49 की होल पावर कितना है 4। इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है माइनस 256, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 100, तीसरा ऑप्शन है आपका 100 और चौथा ऑप्शन है 256। बताइए कितना होगा, कितना होगा बेटा आंसर। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये होगा 45 माइनस का 49 की होल पावर 4, यानी -4 की होल पावर 4, माइनस को हटा दीजिए और आप जानते हो 2 की पावर 8 यानी 256, माइनस नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, डी पार्ट। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। कभी भी आप सारे क्वेश्चन का सम बोल रहा है, बहुत आसानी से यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ coefficients of all power of x in the expansion of p square x square minus 2p x plus 1 की होल पावर 51 vanishes, then the value of p is, पहला ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है -1। वेनिसिस का मतलब होता है आपका कैंसिल हो जाना, यानी जीरो हो गया, सारे गुणांकों का योग जीरो है, ये कैसा। वेनिसिस का मतलब सारे क्वेश्चन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी जीरो हो जाना। तो बताइए यहां पर इसका आंसर क्या होगा। वेनिसिस का मतलब यही है कि जीरो हो गया, मतलब सारे क्वेश्चन का समीशन क्या होगा, जीरो है। तो क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 की होल पावर 51 इक्वल टू 0। पावर हटा दीजिए, जब कोई चीज़ जीरो के इक्वल होगी तो उसकी पावर हटा देते हैं। ठीक है भाई, आप ये बताइए जीरो होगा तभी तो वैल्यू जीरो होगी, इसका बेस जीरो होगा तभी वो वैल्यू जीरो होगी। तो ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 0, इसका होल स्क्वायर करोगे ये चीज़ आएगी। तो p माइनस 1 फिर से पावर हटा दीजिए, तो p इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन आपका सी पार्ट, आपका आंसर सी पार्ट। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे if the sum of the coefficient, जैसे देखो यहाँ पे लिखा लिए ऑल द टर्म्स, तो कोफिशिएंट मतलब समझ जाया करो वो सारे गुणांकों की बात कर रहा है। कोफिशिएंट्स मतलब गुणांकों का योग, समझ जाया करो वो सारे कोफिशिएंट का सम की बात कर रहा है। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके प्रसार में गुणांकों का योग, यानी जितने भी गुणांक है उनका योग। एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x
प्लस 10x² का होल पावर n इज कैपिटल ए, इसके सभी गुणांकों का योग a है, और एंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट, और इसके कुछ कोफिशिएंट हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ इसके एक्सपेंशन में 1 + x² की होल पावर n के एक्सपेंशन में सभी गुणांकों का योग b है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन, पहला ऑप्शन कह रहा है a = 3b है, दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है a = b³ है, और तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है b = a³ है, चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है नन ऑफ दिस। बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बेटा, जरा सवाल को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, इसके प्रसार में गुणांकों का योग कैपिटल ए है, तो निकाल लें, कैपिटल ए निकाल लें, x की जगह 1 रख दें, 10 रखोगे, 1 रखोगे 10, और ये -3 7 में 1 जोड़ोगे 8 की पावर n, और कैपिटल B कितना है, इसके सभी गुणांकों का योग कितना है, x की जगह 1 रखेंगे 1, ये 1 रखेंगे, 1 में 1 ऐड करोगे 2 की पावर n। अब हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2³ की होल पावर n, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर n का होल क्यूब। तो यहाँ पर 2 की पावर n की जगह कितना रखेंगे, 2 की पावर n की जगह कितना लिखेंगे, b³। तो कौन सा ऑप्शन होगा, a = b³, यानी ऑप्शन आपका बी पार्ट, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा, आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सारे कोफिशिएंट का जो सम होगा, कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको x = 1 पुट कर देना है, उसके एक्सपेंशन के जितने भी टर्म होंगे उन सब के कोफिशिएंट का सम आपको आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट वाला फंडा तो क्लियर हो ही गया है। चलो एक कोफिशिएंट वाला और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 59 in the expansion of x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 ... x - 60। देखिएगा कैसे होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, ज़रा सीखेंगे, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। एक सिंगल टाइप का ही है, इस टाइप का क्वेश्चन। देखो इधर सुन लीजिए, ये सवाल ऐसा ही बन सकता है, मतलब सवाल हम बहुत सारे बदल लेंगे, सब लीनियर होंगे। देखो x के साथ माइनस होंगे, लेकिन काउंटिंग नंबर ही माइनस होगा, 1 -2 -3 -4। तो इसमें क्या होगा, देखो इधर लास्ट में क्या लिखा, 60 कितना है, यानी ये कितने फैक्टर हैं, एक प्रकार से 60 है। देखो 1 2 3 4 कितने हो गए, 60। तो x की पावर 1 कम होगी बेटा, x की 1 पावर कम होगी। अगर यहां पर लिखोगे x की पावर मान लीजिए 120, तो यहाँ पे किसका कोफिशिएंट पूछना चाहिए, x की पावर 119। यहाँ पे x की पावर मान लीजिए 84 है, यहाँ पे x - 84 है, तो यहाँ पे किसका कोफिशिएंट पूछेगा, x की पावर 83 का। आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर हमेशा माइनस, ये जो जितने कांस्टेंट दिख रहे हैं, जितने कांस्टेंट दिख रहे हैं इन सबका माइनस बाहर लिख दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 ... +60, और ये आंसर होगा। और ये होगा 1 से लेकर n तक का समेशन क्या होता है, 1 से लेकर n तक का समेशन क्या होता है, n, और एक बढ़ाएंगे n + 1 और बाई 2 कर देंगे, तो ये कितना होगा 60, एक बढ़ाएंगे 61 और डिवाइड में 2, यानी कितना होगा 30, और ये -0 3 × 3 = 3 × 6 = 18, ये हो गया 1830। आपको क्या करना है, आप ये ध्यान रखना है, ये जो -1 है, -2 है, -3 है, इनको सबको ऐड करना है। लेकिन क्या किया हमने, क्या फायदा ऐसे लिखने से, उन सबका माइनस बाहर लिख दिया, सबको समेशन, ये आंसर होगा। ऐसा क्यों सर, एक्चुअल में बेटा जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सुन लीजिएगा, बड़े गजब की बात है, सुन लो, जब इसको मल्टीप्लाई करते हो पहला टर्म x की पावर 60 होता है, अगला टर्म -1 + 2 + 3 + ...
और ये 60 और x की पावर अगला टर्म 59 होता है, ये घटता है, ऐसे बढ़ता है। इंटरेस्टिंग, ये होता है बेटा, ऐसे होता है। इसके बाद x की पावर, इसके अलावा और x की पावर का क्वेश्चन नहीं पूछोगे, टफ हो जाएगा फिर। इसीलिए जो सवाल है ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, x की पावर कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखना, कुछ किताबों में मिल जाएंगे आपको। x की पावर जो x के साथ माइनस हो रहा है लास्ट नंबर, ये जितने टर्म होंगे उतनी तो x की पावर बनेगी भाई। देखो ये 2 टर्म को मल्टीप्लाई करो x की पावर 2 बनेगी, 3 टर्म को मल्टीप्लाई करो x क्यूब बनेगा, 60 टर्म को मल्टीप्लाई x की पावर 60 बनेगा। तो उससे एक कम वाली पावर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं इन सबको ऐड कर देना, माइनस कॉमन लेना। एपी में भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं तो कोई फायदा नहीं बनाने से, हो जाएगा उससे भी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपसे पूछा इसमें बताओ, इसमें बताइए जरा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डॉट 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 x की माइनस 10, किसका क्वेश्चन पूछेंगे? x की पावर 9। डायरेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, आंसर डायरेक्ट बताइए कितना होगा, माइनस 1 प्लस 2। ये सबका माइनस बाहर ले लिया, केवल इन कांस्टेंट को ऐड करते जाओ, वही आपका आंसर हो जाएगा। उनका माइनस कॉमन ले लिया, और ये कहाँ तक जाएगा? 10 तक। तो ये क्या करोगे, माइनस 10, उससे एक ज़्यादा 11/2, यानी कितना होगा? माइनस 55। इसका x की पावर 9 का गुणांक क्या होगा? माइनस का 55 हो जाएगा। ठीक है, कितना गजब का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए देखेंगे एक एनडी का क्वेश्चन देखेंगे, इसी पर एक एनडी का क्वेश्चन। एनडी में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में कहा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 इन द एक्सपेंशन। देखने में बहुत खतरनाक सवाल लगता है, लेकिन बहुत इजी है, नॉलेज है तो बहुत आसान है। इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1, अब कौन मल्टीप्लाई करता रहेगा भाई? ये डॉट 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 इंटू एक्स माइनस 100। इसमें बताना है क्या होगा, इज कोफिशिएंट है, पहला ऑप्शन है 50-50, दूसरा ऑप्शन है 5000, तीसरा ऑप्शन है माइनस 50-50, चौथा ऑप्शन है माइनस 5000। तो एक काम करेंगे, देखो कितने टर्म है, 100। किसका क्वेश्चन बोल रहा है? एक कम 99। आंसर बताओ डायरेक्ट क्या होगा, -1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100। तो कितना होगा? -100, उसके एक बाद 101/2 50, और 5 का मल्टीप्लाई 5 × 5 0, 5 के बाद 1 0 लगा दो, -50-50 कौन सा ऑप्शन होगा? सी पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, आप देख सकते हो। x की पावर 99 का क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दिया जाए। x की पावर 32, x की पावर 33 निकाल लोगे ना, इसका आंसर भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आंसर क्या होना चाहिए? -1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 33। और आपको मालूम है जितना भी 1 से लेकर n तक का समेशन होता है, उसमें ये लिखते हैं n उसके बाद वाला और बटे में 2। तो ये कितना है? 33, उसके बाद वाला कितना है? 34 और बटे में 2, और ये कितना होगा? 17। 17 × 51, 17 × 51 और 5 56 - 561 होता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है बेटा, इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई ना? यहाँ पर कोफिशिएंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। चलो एक इंडिपेंडेंट टर्म का और एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन, ये भी एनडीए में पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ √x + 1/3x² की होल पावर 10, then value of constant term जिसे हम इंडिपेंडेंट ऑफ x भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ x भी बोला जा सकता है। तो वो क्या है जल्दी से बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 45, चौथा ऑप्शन है 90। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
फटाफट बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? बहुत इजी है। सॉल्यूशन आर निकालोगे, अंडर रूट का मतलब किस पावर 1/2, तो 1/2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 5, और डिवाइड में दोनों का समेशन 1/2 में 1 ऐड करोगे कितना होगा 3/2 होगा। गलत तो नहीं हो गया? एक्स स्क्वायर तो नहीं, एक मिनट रुक जाइए चेक कर ले। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये 2 होगा तो 5/2 हो जाएगा, कैंसिल होगा तो आर कितना आएगा 2। तो कितना आएगा बेटा आंसर क्या होगा? सी के नीचे लिखोगे 2 10 और इधर कितना होगा ऐसे 1 रख दी गायब, 1/3 की पावर 2 10c2 होगा 1 × 2 2 टर्म होंगे 10 × 9 और ये 1/9 2 से कट होगा 5 9 से 9 कट होगा 5। आंसर कितना होगा बेटा 5। आंसर कितना होगा 5। ऑप्शन क्या होगा ए पार्ट। आंसर क्या होगा बेटा ए पार्ट, ये हमारा आंसर हो गया। ए पार्ट हमारा आंसर होगा। हो गया क्लियर? अरे कोफिशिएंट वर्ड अगर प्रयोग होता है, हम किसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट जरूरी नहीं कि x की पावर 3 का ही कोफिशिएंट बोलें। हम हो सकता है कोई क्वेश्चन दे दें 2x² + 1/x और होल पावर 10 और बोल दें फिफ्थ टर्म में x की पावर का कोफिशिएंट क्या है। मान लो कोई भी सवाल दिया है, ये मिडिल टर्म, इसका जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, ये वैसे तो बोला है निकाल लो, जो x की पावर है उसको छोड़ देना, कोफिशिएंट वो निकल आएगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बोला जा सकता है। अगर इसमें मिडिल टर्म पूछ रहा हो तो क्या करोगे? इसमें मिडिल टर्म पूछ रहा हो तो क्या करोगे? बोलो 1 + x की होल पावर 20। अब निकाल लेना मिडिल टर्म, बताया था ना आपको, बताया है, याद रखना है। 1 + 2x + 2x², 1 देख लिया करो, होल स्क्वायर तो नहीं बन रहा, ये बन रहा है 1 + 3x + 3x² + x3। ये क्या होता है 1 + x का होल क्यूब, ये होल क्यूब होता है बेटा। ठीक है, तो अब आपको मिडिल टर्म निकालना भी, मिडिल टर्म तो आता ही है, कोफिशिएंट निकालना भी आ गया है और कांस्टेंट अब निकालना भी आ गया। आगे लिखेंगे एक क्वेश्चन और लिखेंगे। एनडी का क्वेश्चन है, जो हमने थ्योरी से एक्सप्लेन किया था कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट कैसे मिलता है। राइट साइड में कई सारे टर्म होते हैं, उनमें x की कोई पावर होंगी। कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट x = 1 रख दीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कह रहा है NBA, n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्णांक है, और ये दिया हुआ है 1 + x की होल पावर n का एक्सपेंशन दिया हुआ है a0 + a1x + a2x² + ... प्लस कितना होगा an x की पावर n। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज a0 + a1 + a2 + ... प्लस an इक्वल टू पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। जल्दी से बताइए किसके इक्वल होगा। पहला ऑप्शन है 1 के इक्वल होगा, दूसरा ऑप्शन 2 की पावर n के इक्वल होगा, तीसरा ऑप्शन 2 की पावर n - 1 के इक्वल होगा, चौथा ऑप्शन है 2 की पावर n + 1 के इक्वल होगा। जल्दी से बताइए किसके इक्वल होगा, जल्दी से बताइए बेटा किसके इक्वल होगा। कैसे आएगा इसका आंसर? तो यहां पर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बताना है क्या होगा, बताइए कैसे आएगा। तो यहां पर x = 1 पुट करेंगे, x = 1 पुट करेंगे, कितना होगा 1 और 1 2 की पावर n = a0 + a1 + a2 + ... प्लस an। तो ये सारे कोफिशिएंट का समेशन क्या होगा बेटा? क्या होगा 2 की पावर n, यानी ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इंडिपेंडेंट टर्म का। ये एनडीए का क्वेश्चन है, लिखिएगा एनडीए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ
the term independent, the value of term independent of x in the expansion of x square minus 1 by x की होल पावर 9 इज, पहला ऑप्शन है आपका 9, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन है 84। बताइए क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, स्वतंत्र पद, एक्स से स्वतंत्र पद। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे 9 का 2 में गुणा करेंगे 18 बटे में दोनों में 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 छक्का 18, आर इक्वल टू कितना होगा 6। तो आपका आंसर क्या होगा? सी के नीचे लिखोगे 6 और ये 9 और यहाँ पर x को 1 गायब, -1 की पावर से कोई फायदा नहीं। 9 6 3, इसको सॉल्व कर लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 से कट होगा 3, 2 चौको 8 और ये कितना होगा 12, 12 7 84। कोई है ऑप्शन? कोई ऑप्शन डी पार्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। यानी इस लेक्चर में आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं, कांस्टेंट हम को कैलकुलेट करते हैं और सारे कोफिशिएंट का सम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो।